राजू जी का सवाल लेती हूँ, सबसे पहला सवाल। ठीक है, ये बोल रहे हैं विरल एकदम, इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ इधर उधर आए बाय बात नहीं, बस ये बताइए 15 साल के लिए 4 म्यूचुअल फंड बताइए, 20,000 रुपए हर महीने वो निवेश करेंगे, टारगेट वो अचीव करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए का। सो यानी कितना टाइम का उन्होंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है? 15 आप अगर साल, 15 साल, 20,000 रुपए हर महीना निवेश करना है और 15 साल में अचीव करना है 1 करोड़। ओके। सो पहले तो उनको ये 4 फंड्स मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा जो वो डेफिनेटली देख सकते हैं इन 15 सालों में। 15 सालों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो उन्होंने को पराग परिक का एक फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट करना चाहिए। इन्वेस्टको का एक मल्टी कैप फंड सिलेक्ट करना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप में एक महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप सिलेक्ट करना चाहिए। और एक हाइब्रिड कैटेगरी का भी फंड उनको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जिसके उसके लिए मैं उनको आईसीआईसीआई का एक बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है। डेफिनेटली 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको उनका टारगेट अगर ऐसा है कि उनको 1 करोड़ हासिल करना है, तो हम एक बार एक कैलकुलेशन भी कर लेंगे कि वो 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली वो 15 सालों में 12% अनुमान से 20,000 की एसआईपी अगर ये करते हैं, 5,000 की एसआईपी ये 4 फंड्स के अंदर, तो डेफिनेटली वो 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे। ओके फाइन, चलिए अगला सवाल अनिल राजभर का लेकर आते हैं। ये लाइव क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बताया है। सो विरल सुन लीजिए क्या क्या है इनके पास है एसबीआई का स्मॉल कैप, निपॉन का भी स्मॉल कैप, ओके, क्वांट स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड, निपॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, सब में 1,000 रुपए ये निवेश कर रहे हैं। ओके, सो 1,000 का निवेश है, 5,000 रुपए इन ऑल कर रहे हैं। बट मुझे जो दिख रहा है अनिल जी के पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्मॉल कैप हैं, इंडेक्स फंड भी इन्होंने स्मॉल कैप का चुना है, एक्सेप्ट कि एक थीमेटिक आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 5,000 रुपए सारे स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। देखिए, हमेशा हम एक सजेशन तो यही रहता है प्रियंका के, आप जो भी पोर्टफोलियो बनाते हैं वो एक डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाइए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी कैटेगरीज ऑप्शंस अवेलेबल है, वैसे तो कैटेगरीज बहुत सारे हैं, बट एटलीस्ट 4 या 5 कैटेगरीज को लेकर, जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई, एक मल्टी कैप कैटेगरी हो गई, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी हो गई, एक हाइब्रिड कैटेगरी हो गई, राइट, या फिर एक आप फोकस फंड या कोई सेक्टोरियल फंड या कोई वैल्यू फंड आप ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज के फंड सिलेक्ट करिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर एक हैवी मिड कैप पोर्टफोलियो बन गया या हैवी लार्ज कैप पोर्टफोलियो बन गया या हैवी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बन गया, तो जो रिटर्न्स आने चाहिए आपको, ऑप्टिमम रिटर्न्स आने चाहिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तो कभी कई बार ऐसा भी होता है कि लार्ज कैप नहीं चलता है, कई बार मिड कैप नहीं चलते, या तो कई बार स्मॉल कैप नहीं चलते, राइट। तो वो हिसाब से सोचकर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज के फंड लेने चाहिए। आप कुछ फंड्स यहाँ से डेफिनेटली निकाल कर, यानी जिसमें 2 स्मॉल कैप या 2 मिड कैप या ऐसे फंड्स हैं, उसको निकालकर एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और हाइब्रिड कैटेगरी की पोर्टफोलियो बनाइए। और फिर अगर आपको एसआईपी भी करनी है, तो इसी फंड में जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, उसी में ही डिवाइड कर आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ाइए। ओके, सो अनिल जी आई होप आप समझ रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। आप सारा पैसा स्मॉल कैप में ही डाल रहे हैं, तो आपके पास एक लार्ज कैप होना चाहिए, एक मिड कैप होना चाहिए, ये सब कुछ जो है ना बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सा आपका पोर्टफोलियो बन जा रहा है। अगला सवाल बबलू राजपूत जी का। नमस्ते बबलू जी। बबलू जी ने लिखा है कि उनका निवेश जो अभी है उसमें ये जो है लार्ज कैप ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 84% उनके निवेश का हिस्सा जो है लार्ज कैप की तरफ है। करीब 10%, 9 से 10% के बीच में ये मिड कैप में निवेश कर रहे हैं और स्मॉल कैप में कुछ 3.5% तक का निवेश कर रहे हैं। अभी उनको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 39% का हो रहा है। पूछ रहे हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो को और कैसे डाइवर्सिफाई करूं, ये जो इन्होंने रेशियो बताया क्या ये सही है? अभी ये निवेश कर रहे हैं
सिर्फ 2 फंड्स में, एक आदित्य बिरला का फंड है, फंड का नाम नहीं दिया, और कैनेरा रोबेको के स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं। सो हम अंडरस्टैंडिंग कि लार्ज कैप और मिड कैप आदित्य बिरला के फंड में है और स्मॉल कैप है कैनेरा रोबेको में। तो कैसा, आप क्या सलाह देंगे बबलू राजपूत को? देखिए, स्कोप तो है, डेफिनेटली स्कोप है कि वो अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट और कैटेगरीज के फंड इंक्लूड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जब अब ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यही होता है दर्शकों को कि आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक होइए। आपका टाइम टेन्योर क्या है, आप कितने साल तक पैसा रखना चाहते हो, आपका कोई टारगेट वैल्यू है या नहीं है। ये अगर हमको जानकारी होती है तो हम वो हिसाब से आपको कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपका टाइम टेन्योर यहाँ से 3 या 5 साल होगा तो लार्ज कैप का एक्सपोजर अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली उतना लार्ज कैप का एक्सपोजर उसमें रहना चाहिए, राइट। पर अगर आपका ओवरऑल टाइम फ्रेम 10 साल से 15 साल और 20 साल वाला है तो डेफिनेटली उसमें मिड कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए और लार्ज कैप भी होना चाहिए। अगर 15-20 साल का है तो लार्ज कैप पॉइंट ऑफ व्यू से 30% आपका लार्ज कैप होना चाहिए, 30 to 40% आपका मिड कैप होना चाहिए और 30 to 40% स्मॉल कैप होना चाहिए, अगर आपका ओवरऑल टाइम फ्रेम 10, 15, 20 साल का है तो। ओके फाइन, चलिए अगला सवाल लेते हैं धर्मेंद्र जी का। और धर्मेंद्र पूछ रहे हैं कि ये फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने 2 ऑप्शन के बीच में पूछा कि क्या चुनना चाहिए इनको। सो 2 ऑप्शन जो ये बता रहे हैं, एक है कोटक फ्लेक्सी कैप, दूसरा है क्वांट फ्लेक्सी कैप। इनमें से कौन सा सही रहेगा? और इन्होंने जो अपना टाइम फ्रेम बताया, नज़रिया जो है इनका 6 से 7 साल का है। सो फ्लेक्सी कैप में कोटक फ्लेक्सी कैप या क्वांट फ्लेक्सी कैप फॉर 6 to 7 years? वीरल, व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखिए, पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटर्न कंसिस्टेंसी, रोलिंग डाउन रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से और पास्ट परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में गारंटेड नहीं होते हैं, बट अगर वो कुछ एनालिसिस करे और परफॉर्मेंस की एनालिसिस करे तो उसमें कॉन्ट का जो पलड़ा है वो भारी है। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो सजेस्ट करना चाहूंगा। ओके फाइन, तो आप कह रहे क्वांट कह रहे, राइट? यस। आई जस्ट लॉस्ट यू, क्योंकि मैं व्हाट्सएप का ये सवाल देख रही थी जो मेरे पास अंजलि का आया है, एंड आई रियली वांट टू टेक इट। अंजलि पूछ रही है कि इनको 2 साल के समय में ये 1 करोड़ का फंड इकट्ठा करना चाहती है। ओके, 2 साल में 1 करोड़ का फंड, इसके लिए इन्हें कितनी सिप करनी चाहिए? और क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए 5 फंड इन्हें बता सकते हैं? सो ये 2 साल में बहुत ट्रिकी है, बहुत मुश्किल होगी वीरल। इतनी जल्दी कैलकुलेट करना भी मुश्किल होगा, बट कैन यू हेल्प अंजलि? देखिए, जब आप बोल रहे थे तभी थोड़ा कुछ कैलकुलेट किया मैंने। देखिए, पहले तो 2 साल में आपको प्योर इक्विटी में तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 2 साल बहुत ही कम समय होता है प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एटलीस्ट आपको 5 साल या 5 साल से ज्यादा का अगर समय रहता है तो ही आप इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट करिए। इसके लिए मैं 12% अनुमान से मैं नहीं कर सकता। तो अगर मेरे पास 2 साल है, यानी आपके पास अगर 2 साल है, तो 8-9% के साथ भी अगर मैं कैलकुलेट करूं, शायद से कोई इनफैक्ट अभी हाइब्रिड फंड भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हाइब्रिड में कम से कम 60% इक्विटी होता है। आपको ऐसा कोई फंड लेना पड़ेगा जहां पे कम से कम 10 से 20%, मैक्सिमम 10 to 20% इक्विटी हो और मेजोरिटी पोर्शन आपका डेट हो। 3 लाख से कम 3,80,000 की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी। 8-9% अगर अनुमान में लगाऊं 1 करोड़ हासिल करने के लिए। कितने फंड आपने कहा वीरल? मैंने फंड नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि आपको 3 लाख, कम से कम 3 लाख की एसआईपी करनी पड़ेगी 1 करोड़ अचीव करने के लिए। ओके, सो 2 साल में और अगर 1 करोड़ का टारगेट है तो आपको ऑलमोस्ट जो है 3 लाख रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। राइट, वो भी 8 से 9%, और उसमें भी आपको डेट का पोर्शन सबसे ज्यादा रखना है, क्योंकि 2 साल के लिए आप इक्विटी का पोर्शन नहीं रख सकते। ओके फाइन, तो अंजलि काफ़ी आपके लिए जो वीरल ने प्लान तो दे दिया है, अब अचीव आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगी। सोनू मीना का सवाल लेते हैं। ये बता रहे हैं कि ये हर महीने एसबीआई निफ्टी इक्वल वेट में 5,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। एसबीआई नेक्स्ट 50 में 5,000 रुपये का निवेश है। एसबीआई मिड कैप में 5,000 का निवेश है। एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000 का निवेश है। एसबीआई के गोल्ड फंड में 5,000 का निवेश कर रहे हैं। क्या ये फंड सही है? मैं ये सिर्फ फंड, मतलब फंड जुटाने के लिए निवेश कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये व्हाट्सएप पर आया हुआ सवाल है, मैं थोड़ा सा शायद कुछ मिस कर रही हूँ, लेकिन व्हाट आई कैन सी इज़ कि ये सारे एसबीआई के ही फंड में। एसबीआई के बहुत बड़े फ़ैन हैं आप सोनू जी। चलिए, तो सोनू जी के लिए क्या सलाह देंगे आप?
अगर मैं एक यहाँ पे जोक अगर कह सकता हूँ, शायद से मुझे लगता है कोई एसबीआई बैंक का कोई पर्सन आया होगा उनके पास जो ये फंड बेचकर चला गया है। तो पहले तो डेफिनेटली हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं, एक ही एएमसीज के इतने सारे फंड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डाला हुआ है, बट जो एक ओवरलैप होता है, पोर्टफोलियो एक ओवरलैप होता है, या तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पे कभी सीआईओ चेंज हो गया, यानी जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है या कोई फंड मैनेजर है वो चेंज हो गया, तो एक एक ऐसा पीरियड आता है जब वो कहाँ पे भी रिटर्न्स की मोमेंटम नहीं होती है वो पर्टिकुलर फंड हाउस में। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी निवेश करते हैं तभी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग फंड हाउस के फंड सिलेक्ट करिए और आपका पोर्टफोलियो बनाइए। हालांकि कैटेगरी वाइज काफी परफेक्ट कैटेगरीज उन्होंने सिलेक्ट की है, बट डिफरेंट एम्स के होने चाहिए। एसबीआई स्मॉल कैप को रखिए, बाकी सारे फंड्स को निकालकर दूसरे अलग अलग एम्स के दूसरे अलग अलग कैटेगरीज में निवेश करिए। ओके सो बहुत ज़्यादा सोनू जी आपने एसबीआई पर ये सारा कंसंट्रेट कर दिया है और ये हमारे एक्सपर्ट को लग रहा है कि प्रॉब्लमैटिक है। एसबीआई स्मॉल कैप प्लीज़ कंटिन्यू, पर दूसरी कंपनियों में आप डाइवर्सिफाई कीजिए, दूसरे स्कीम्स लीजिए और डिवीजन यही होना चाहिए कि आपके पास लार्ज कैप होना चाहिए, आपके पास मिड कैप होना चाहिए। और अगर आप इन सब में नहीं उलझना चाहते हैं तो अब तो भाई मल्टी कैप फंड्स हैं, आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, उन पर भी आप थोड़ा सा रिसर्च खुद करें, कुछ कहाँ अटक रहे हैं हमें सवाल भेजिए। ओके, ईशांत का सवाल लेते हैं। ईशांत हमसे ना अपना पोर्टफोलियो नहीं शेयर कर रहे हैं, पर उन्होंने हमें सीधा विरल आपके लिए टेस्ट है भैया, वो उन्होंने 3 जो हैं वो स्कीम्स के नाम बताए हैं। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250, निपॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड और आईसीआईसीआई का ब्लू चिप। इस पर आप क्या राय देंगे? तो एक स्मॉल कैप फंड है, एक निपॉन इंडिया का इक्विटी हाइब्रिड फंड है और एक आईसीआईसीआई का ब्लू चिप। ये आपको कैसे लगते हैं? देखिए, वही एक 3 फंड है, 3 में भी 2 एक ऐसे एक ही एमसीज के फंड उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। तो पहले तो एक सजेशन वही रहेगा कि आप ये जो एक 2 में से कोई भी एक फंड को निकाल दीजिए। हालांकि ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा सा लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डेफिनेटली लार्ज कैप काफी अट्रैक्टिव है, तो आईसीआईसीआई ब्लू चिप में बने रहें। निपॉन का जो इक्विटी हाइब्रिड है उस पर भी बने रहिए। स्मॉल कैप आप कोई दूसरा एएमसीज का सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ये सवाल देवी प्रसाद जी का है और ये भी जो है एसबीआई पर सवाल पूछ रहे हैं और मैं लेना चाहती थी। फेयरली न्यू स्कीम है एसबीआई का, अभी जो एनएफओ आया एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, उस पर पूछ रहे हैं कि भाई ये आपको कैसा लगता है, क्या इसमें अब तो एनएफओ बंद हो गया, मुझे लगता है अब स्कीम खुल गई होगी निवेश करने के लिए भी। सो वीरल, देवी प्रसाद जानना चाहते हैं कि एसबीआई का ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड निवेश करने के लिए आप सलाह देंगे इसमें? जब भी कोई ऐसा कोई फंड के बारे में पूछता है तो पहले तो एक ओवरऑल एग्जिस्टिंग फंड्स क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। हालांकि ये फंड एक काफी यूनिक फंड है। ये जो एक सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, जो आने वाले समय में शायद से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इसीलिए ये ऐसा टाइप का एनएफओ आया है कि ये जो सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी फंड अच्छा हो सकता है। हालांकि थीमेटिक फंड है, सेक्टोरियल फंड है, एटलीस्ट यहाँ से 7 इयर्स का टाइम होराइजन अगर उनका रहता है तो डेफिनेटली ये एसबीआई एनर्जी फंड अच्छा हो सकता है। ओके सो 7 साल का नजरिया होना चाहिए देवी जी आपका, एक तो, और दूसरा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में किस तरह के स्कीम्स हैं, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, इस सब पर निर्भर करती है ये बात कि आपको करना चाहिए कि नहीं। पर वीरल का कहना है उन्हें ये थीम अच्छी लग रही है आने वाले समय में, 7 साल का अगर नजरिया है तो आप इसमें सिप शुरू कर सकते हैं। दया जी का सवाल लेते हैं। इन्हें 5,000 रुपए की सिप करनी है और जानना चाहते हैं कि किस फंड में करें, अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए ये पैसे जुटाना चाहते हैं और कितना पैसा ये इकट्ठा कर पाएंगे इस निवेश के जरिए। दया को आप क्या सजेस्ट करेंगे? बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है। पहले तो 15 सालों में वो कम से कम 25 लाख जुटा पाएंगे ये 5,000 की एसआईपी से। मैंने यहाँ पे 12% का अनुमान लगाया है। अनुमान अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे डेफिनेटली तो उसमें तो 12% से ज्यादा आया है, बट एक इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से और 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 लाख जुटा पाएंगे। फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टार्टिंग में भी शो में कहा वही फंड्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूंगा। पीपीएफएस का जो एक फ्लेक्सी कैप है, इन्वेस्को का एक मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज एक फंड है। ये फंड में ही वो एसआईपी करे 2000 और 1000, तो 5,000 की एसआईपी 15 सालों में 25 लाख 12% के अनुमान से।
ओके, सो अनुमानित रिटर्न जो है आपने जो रखा है उसके हिसाब से अराउंड कितना आपने रखा है रिटर्न बारह आपका? परसेंट 12% रिटर्न और 25 लाख जुटा पाएंगे वो। ओके, 15 साल में आप 25 लाख 5,000 के सिप के जरिए जुटा पाएंगे। ऑल राइट, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है लक्ष्मी नारायण जी का। 3 बच्चे हैं, इनकी जो बेटी है वो 9 साल की है और 2 लड़के हैं, एक 18 साल का, एक 14 साल का। इनकी इनकम 11 लाख रुपए है। स्मॉल कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए लमसम अमाउंट निवेश कर रखा है। इसके अलावा 2015 से 2022 तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए का निवेश किया है। 2023 में इन्होंने 1.5 लाख रुपए का निवेश एक जगह किया है और 5 से 10 लाख रुपए और निवेश ये कर सकते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो रिव्यू करके बताइए कि इन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए। इनके पोर्टफोलियो में अभी जो दिख रहा है स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे इन्होंने बताया, और एक निवेश इन्होंने और बताया जिसका नाम हमारे पास नहीं है। तो ओके, ओवरऑल ये इनका पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है। आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? वही हम जो बात करते आ रहे हैं ये शो में कि जो बाकी डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाकी कैटेगरीज हैं वो फंड्स को वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल स्मॉल कैप और लार्ज कैप है और ओवरऑल पोर्टफोलियो अभी 80-20 का एक रेशियो लग रहा है कि 80% इक्विटी है और 20% डेट के आसपास जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुकन्या समृद्धि किया हुआ है। तो डेफिनेटली मल्टी कैप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं और एक हाइब्रिड कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट जो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सी कैप भी, मल्टी कैप और एक ये जो बैलेंस फंड है या हाइब्रिड फंड कैटेगरी है, वो तीनों का समावेश वो कर सकते हैं। और ये जो 5 से 10 लाख वो सोच रहे हैं वो 2-3 लाख करके वो ये जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं। CSF फर्न के नाम से ये हैंडल है। ये बोल रहे हैं कि ये 25 से 30 हज़ार रुपये का निवेश करना चाहते हैं 5 साल के लिए, और 10 साल तक भी ये निवेश कर सकते हैं। और क्या इनको 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं 5 साल के लिए, या फिर इनको और ज़्यादा निवेश करना चाहिए? 25 से 30 हज़ार रुपये 5 साल में क्या 1 करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे? हालांकि मुझे लगता है जो दूसरा आइडिया कि 10 साल तक निवेश करेंगे तो मुझे लगता है वो बेटर होगा। पर वीरल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1 करोड़ तो डेफिनेटली वो अचीव नहीं कर पाएंगे। करीबन अगर इन वो 5 इयर्स तो नॉट 5 पॉसिबल। ईयर्स में 58 lakhs, यानी 58 lakhs डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो वही चीज है, अगर वो अपना टाइम टेन्योर 10 साल कर देते हैं तो वो अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। ओके, सो 10 साल के लिए निवेश कीजिएगा तो भैया आप 1 करोड़ हासिल कर सकते हैं, पर 5 साल में 25 से 30 हज़ार रुपए की सिप आपके लिए 58 लाख जोड़ पाएगी। ओके, अगले सवाल आर्यन का लेते हैं। अच्छा, आर्यन का ये सवाल ना लाइव हमारे शो में पिछले वेडनेसडे को आया था, जो मैं नहीं ले पा रही थी। इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड और एनपीएस टियर 2 अलग होते हैं क्या, और एनपीएस टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या ये सही होगा? ये दोनों अलग होते हैं। अगर पहले तो आप एनपीएस में क्यों करना चाहते हैं वो भी आपको एक बार यहाँ पे पूछना चाहिए था या बोलना चाहिए था, क्योंकि एनपीएस अगर देखे जाए तो म्यूचुअल फंड और एनपीएस दोनों अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट हैं और दोनों के जो फीचर्स भी है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज बोलिए, सारी चीजें अलग अलग है। हालांकि ये जो आपने टीयर 2 की बात की तो डेफिनेटली एनपीएस के टीयर 2 में वो कर सकते हैं, बट जब भी उनके पास टीयर 1 का अगर अकाउंट होता है तो ही वो टीयर 2 में वो कर सकते हैं। पहले तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि आपका एनपीएस का टीयर 1 का अकाउंट होना चाहिए, तो ही आप एनपीएस के टीयर 2 में कर सकते हैं। एडवांटेज ये है कि आप विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं एनपीएस के जो टीयर 2 है उसमें। और टीयर 1 के जो ऑप्शंस हैं, यानी टीयर 1 के अलावा जो टीयर 2 में आपको और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं एनपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, विड्रॉवल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कोई चार्जेस और एडिशनल कोई लोड भी नहीं है। तो ये टीयर 2 के एडवांटेजेस है कंपेयर टू टीयर 1। और टीयर 1 का अकाउंट आपका होना चाहिए तो ही आप टीयर 2 में कर सकते हैं। और उनका जो मेन इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन था कि एनपीएस का टीयर 2 और एमएफ दोनों अलग ही होते हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। बिल्कुल, सो एनपीएस अलग है और म्यूचुअल फंड अलग है। हालांकि एनपीएस में आप रिटायरमेंट फंड्स में ही निवेश करते हैं, जो कंपनियां स्पेसिफिकली बनाती हैं एनपीएस के लिए। ऑल राइट, चलिए अब जाते हैं हमारे एक लाइव क्वेश्चन की तरफ। विक्रम सोनी का सवाल मैं लेकर आती हूँ वीरल आपके लिए। 3 फंड्स हैं जहाँ पर ये निवेश कर रहे हैं।
क्वांट के स्मॉल कैप फंड में निवेश है, आदित्य बिरला के पीएसयू फंड है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। इसमें 25,000 लमसम किया इन्होंने और इस निवेश को करना चाहते हैं। 5 लाख का टारगेट अचीव करना चाहते हैं 10 से 15 साल में। इन्होंने अमाउंट नहीं बताया एक्सेप्ट कि पराग पारिक में 25,000 का लमसम निवेश। सो 10 से 15 साल में 5 लाख का टारगेट है विक्रम जी का। 3 फंड हैं, क्वांट स्मॉल कैप, आदित्य बिरला पीएसयू फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। देखिए, तीनों फंड वैसे देखने जाए तो 2 नॉर्मल इक्विटी फंड्स हैं और एक जो है वो थोड़ा सा थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो सेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। आदित्य बिरला का पीएसयू फंड, पीएसयू काफी लास्ट 1-2 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और शायद से आगे जाके भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तीनों फंड के अंदर डेफिनेटली वो कंटिन्यू तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे एक बार सिर्फ रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम कैलकुलेट करें कि अगर वो जो उनका टारगेट है, अगर वो 10 साल में अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो कम से कम मैं 80 लाख के आसपास, नहीं माफ करना, हाँ 82 लैक्स के आसपास मैं जुटा पाऊंगा 12% अनुमान से। ये 25,000 का लमसम में 10 साल में, और अगर उसको मैं 5 साल रखता हूं तो मैं यही इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 25,000 की जो है वो अगर मैं रखता हूं तो करीबन मैं 45,000 के आसपास अचीव कर पाऊंगा और 85,000 10 साल में मैं अचीव कर पाऊंगा 12% अनुमान से। ओके, ऑलराइट, सारी कैलकुलेशन आपने कर दी वीरल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं हम मुकेश जी का। फरवरी 2021 से हर महीने ये 6,000 रुपये की सिप कर रहे हैं और 10% का हर साल वो एक टॉपअप करते हैं, विच इज़ सच अ गुड थिंग। बहुत अच्छा करते हैं आपके, हर साल आप 10% से अपने निवेश को बढ़ाते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है? टाटा स्मॉल कैप फंड है, 1,500 रुपये का निवेश है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, अगेन 1,500 का निवेश। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप। इसके अलावा हर 6 महीने पर 20,000 रुपये का ये लमसम निवेश भी करते हैं। 15 से 20 साल का नज़रिया है, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं सहारा की तरह ये कंपनियां भी भाग ना जाएं। पोर्टफोलियो रिव्यू करके प्लीज़ मार्गदर्शन करें। तो मुकेश जी, बिल्कुल हम आपके लिए हैं। आपको सबसे पहले तो ये डर हटा दीजिए। और क्यों हटाएं ये डर? वीरल आपको अच्छे से इसका जवाब देंगे। वीरल, देखिए, म्यूचुअल फंड और ये जो उन्होंने सहारा का नाम लिया, वो दोनों का जो पैसे का तरीका था, स्कीम कलेक्शन का, वो दोनों डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड है, काफी रेगुलेटेड है। सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है, वो काफी अच्छी तरीके से वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो म्यूचुअल फंड का है वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, काफी ट्रांसपेरेंट है। एक जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एक ट्रस्ट फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर ट्रस्टीज होते हैं और काफी डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स और लेयर्स लगाकर ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है और कम से कम काफी साल हो गए हैं। अभी आज के दिन में अगर हम देखें तो 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। आप जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसमें डेली आपका कहाँ पे निवेश होता है, राइट, वो हर महीने एएमसीज जो है वो आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी बेचती है, आपके कौन से स्टॉक्स में निवेश किया है वो भी बेचती है। तो ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन और जो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज होनी चाहिए वो काफी अच्छी तरीके से है। तो वो दोनों को आप एक ही तराजू में तोल नहीं सकते और कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे और डेफिनेटली कम से कम यहाँ पे 40-50 साल की एक इंडस्ट्री बन चुकी है और काफी मैच्योर इंडस्ट्री है और काफी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड और ये जो सहारा की जो भी इवेंट बिल्कुल हो गया, कंपेयर मत कीजिए, आप उसको भूल जाइए, उसका कोई लेना देना नहीं है। नाउ और कमिंग बैक। रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, यस, हाँ मुकेश जी का जो पहला पार्ट का क्वेश्चन था कि हाँ, वो 6,000 एसआईपी कर रहे हैं तो कम से कम वो 14 लाख जुटा पाएंगे आने वाले 10 सालों में 12% अनुमान से। ये राइट, 4। ओके फाइन। चलिए, तो ये आपको कैलकुलेशन बता दी और मुझे लगता है आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, आप उसे बढ़ाते रहते हैं और चिंता छोड़ दीजिए। सेबी जैसा रेगुलेटर जो है वो हर आपके जैसे मेरे जैसे निवेशक के साथ खड़ा है, तो वो चिंता तो आप भूल जाइए मुकेश जी और बिंदास होकर निवेश करते रहिए, टॉपअप भी करते रहिएगा। अब लेती हूँ मैं शानू जी का सवाल। लाइव है ये क्वेश्चन, मैं वही गिन रही थी कितने फंड्स है। तो इनके पास है क्वांट स्मॉल कैप, 5,500 का निवेश कर रहे हैं। निपॉन के भी स्मॉल कैप में 5,000 का निवेश है। कैनेरा रोबेको ब्लू चिप में 3,000 का निवेश है। क्वांट के मिड कैप में 4,000 का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3,000 का निवेश है। 15 साल में कितना जमा हो पाएगा, शानू जी पूछ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो 15 साल में? आप
इतनी जल्दी कैलकुलेशन अगर आप कर पाएँ वीरल तो अच्छा है, नहीं तो हम बाद में कैलकुलेशन दे देंगे। इफ़ यू नीड टाइम टू कैलकुलेट तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या है। क्वांट स्मॉल कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप है, 2 स्मॉल कैप देख रहे हैं हम। कैनरा रोबेको का हम ब्लू चिप फंड देख रहे हैं। क्वांट का मिड कैप देख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप है, 3,000 रुपये जहाँ पे ये डाल रहे हैं। सो 15 साल में जानना चाहते हैं कि किस तरह का पैसा इनके लिए इकट्ठा हो सकता है। विरल। तो टोटल टोटल अमाउंट 13-14 हजार की है उनकी। यस। तो करीबन 71 लाख जुटा पाएंगे नहीं, आने वाले 13-14 15। नहीं है, ज़्यादा है उससे, क्योंकि 5,500 निपॉन में है, 5,000 कैनेरा में है, तो यही हो गए 10.5। फिर 4,000 मोतीलाल में है तो 14.5, और उसके बाद 6,000, एक 3,000 ब्लू चिप में है, फिर 3,000 मोतीलाल ओसवाल में, तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास ही निवेश कर रहे हैं ये। तो 20,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैलकुलेट करने जाए तो डेफिनेटली वो करोड़पति बन सकते हैं। 1 करोड़ का पाएंगे आने वाले कम से कम 15 सालों में 12% अनुमान से। ओके, सबको जानना है कि 1 करोड़ कैसे इकट्ठा कर पाएंगे वीरल। आज का हमारा जो सेशन यही रहा कि भाई 1 करोड़ कैसे इकट्ठा करें, 2 करोड़ कैसे इकट्ठा करें। पर उसमें जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि बहुत कम टाइम में ये सबको लग रहा है कैसे जल्दी से जल्दी इकट्ठा करेंगे। ऑलराइट, तो आज के सेशन को यही रैप अप करते हैं। योर लास्ट वर्ड्स, आपको लग रहा है सब यही जानना चाहते हैं भाई करोड़पति कैसे बनना है वीरल? देखिए, सक्सेस का है ना, कभी भी कोई शॉर्टकट फॉर्मूला होता नहीं है। आपको कम से कम लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए। जब भी आप कोई अमाउंट लेकर चलते हैं, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे म्यूचुअल फंड के इंस्ट्रूमेंट से। ओके फाइन, चलिए, तो कंसिस्टेंसी रखनी होगी, लंबा टाइम फ्रेम रखना होगा और पेशेंस रखना होगा। थैंक यू सो मच वीरल, आज आपने वक्त निकाला। और इसके साथ हम आपको एक ज़रूर बोलना चाहेंगे कि आज के शो में हमने जो भी बातचीत की इसमें हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, और आप जब निवेश करेंगे तो वित्तीय सलाहकार की ज़रूर राय लें, उसके बिना पर ही आप निवेश कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीरल, आज आपने वक्त निकाला।